शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हम उन सभी से अलग पाठ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वह पाठ जो हमारे भावों, राशि और नक्षत्रों से संबंधित हैं और जो अभी तक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं, उन्हें आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध यही रहेगा कि उन्हें क्रम से देखें ताकि आपको एक सही लाभ प्राप्त हो सके। यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी उपयोगी लग रही है तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। हमारे समक्ष बहुत समय से एक प्रश्न लगातार आ रहा है कि हम जातकों के जीवन की समस्याओं के ऊपर कुछ ज्योतिषीय आकलन बताएं। और आजकल के जो युवा हैं और आजकल की जो परिस्थितियां हैं वह बहुतायत मात्रा में हमारे पास आते हैं और आज का जो हमारा विषय है उससे संबंधित प्रश्न हमसे करते हैं। तो हमारे कई शुभचिंतकों ने, कई दर्शकों ने हमसे व्हाट्सएप पे यह अनुरोध किया था कि हम कुछ इस प्रकार के विषयों पर भी चर्चा प्रारंभ करें। तो आज हम उस श्रृंखला को अलग से प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम हमने रखा है वैवाहिकी, यानी कि मैरिजेस, और आज इसकी पाठ संख्या है 1। विवाह से संबंधित अधिकतर समस्याएं लोगों के जीवन में दिखाई देती हैं और लोग परेशान भी हैं। उसमें भी सबसे अधिक जो परेशानी आती है वह आती है प्रेम विवाह को लेकर। हमारे समक्ष प्रश्न आते हैं कि मेरी कुंडली में प्रेम है या नहीं, मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं, क्या मेरा प्रेमी मुझे धोखा तो नहीं देगा, या हमारा प्रेम चलेगा या नहीं, प्रेम विवाह में परिणित होगा तो क्या विवाह आगे चलेगा। इस प्रकार के कई प्रश्न हम लोगों के समक्ष आते हैं। देश काल परिस्थितियों के अनुसार हम प्रेम की परिभाषा को परिवर्तित करते चले आ रहे हैं। अगर प्रेम को हम सीधे सीधे शब्दों में देखें तो प्रेम एक भावनात्मक संबंध है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है। अगर प्रेम हम कहें कि संबंधों में होता है तो संबंधों में माता के साथ प्रेम, माता के द्वारा प्रेम, पिता के साथ प्रेम, पिता के द्वारा प्रेम, भाई के साथ प्रेम, भाई के द्वारा प्रेम, बहन के साथ प्रेम, बहन के द्वारा प्रेम, मित्र के साथ प्रेम, मित्र के द्वारा आपको प्रेम, और आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे आपसे प्रेम करते हैं। यह सब भी प्रेम की श्रेणी में ही आता है। हम जगत से प्रेम करते हैं, हम प्रकृति से प्रेम करते हैं। हम कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हम किसी अनजान से एक ऐसा प्रेम कर बैठते हैं जहां हमारी चाह कुछ भी नहीं होती। तो यानी प्रेम एक भावना है जो हमारे मन में से उठती है। लेकिन आज की परिस्थितियों में प्रेम, इसकी परिभाषा बदल गई है। अन्यथा अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति किसी से प्रभावित होता है और उसके साथ उसके भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो जाता है तो वहां प्रेम का उद्भव होता है। इसे हम प्रेम की श्रेणी में ही रखते हैं। अब जो प्रश्न आते हैं वो इन सब प्रेम की श्रेणियों से हटके आते हैं। यहां जो हमारे समक्ष प्रेम है वह प्रेम है प्रेमी और प्रेमिका वाला प्रेम, जिसका अंत लोग शादी के रूप में चाहते हैं और कई बार शादी के रूप में नहीं भी चाहते हैं, लेकिन यह चाहते हैं कि उनके जीवन में एक प्रेमी या प्रेमिका अवश्य हो। तो यह हो सकता है कि कोई कुरीति हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रेम को उल्लेखित किया गया है, हमारे ज्योतिष शास्त्र ने भी किया है। क्योंकि हम अगर अपने शास्त्रों को देखें, अगर हम अपने इतिहास को देखें तो वहां भी कई प्रेम के वर्णन मिलते हैं।
सीधे सीधे शब्दों में हम दुष्यंत शकुंतला का प्रेम ले सकते हैं। तो प्रेम कोई गुनाह नहीं है। आज हम प्रेम के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और आज हम उसी प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो हम प्रेम की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो भावनात्मक संबंध है वह तो रहेगा, लेकिन यहां संबंधों के बीच में प्रेम नहीं हो रहा है। यहां जो प्रेम होता है उसमें आकर्षण, कशिश, वासना और हमारी आवश्यकताएं, यह सब जुड़ जाती है। तो हमको सबसे पहले तो अगर हम कुंडली विश्लेषण करने चलेंगे, किसी भी जातक का अगर हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो उसके जीवन में प्रेम की स्थिति क्या है, पहले यह जानना आवश्यक है। प्रेम यानी कि शुद्ध रूप में प्रेम की बात कर रहे हैं हम। यहां प्रेमी प्रेमिका वाले प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम मन से होता है और मन चंद्रमा है। तो सबसे पहले जो हम स्थिति देखेंगे वह चंद्रमा की देखेंगे, चंद्र राशि की देखेंगे, जिससे कि हमको यह ज्ञात होगा कि जातक प्रेम करने योग्य है भी या नहीं, उसके मन में प्रेम आता भी है या नहीं। तो पहले उसके मन का मजबूत होना और मन का भावुक होना, दोनों ही बातें आवश्यक है। जब मन में होगा तभी जातक प्रेम करेगा। तो हम यहां सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं, प्रेम कब हो सकता है, किसे हो सकता है। वैसे तो प्रेम अगर हम कहें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक किसी भी राशि के जातक को प्रेम हो सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ विशेष योग हैं कि अगर प्रेम हुआ है तो उस प्रेम का अंत क्या होगा और कौन कौन से ग्रह प्रेम के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से भाव प्रेम के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हम यहां पर उसी ज्योतिषीय आकलन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जातक की राशि क्या है, क्योंकि राशि वह होती है जहां चंद्र की स्थिति होती है, यानी जन्म समय पर चंद्र जिस राशि में होता है वह जातक की चंद्र राशि कहलाती है। और अगर यदि चंद्र शुभ है तो क्या फल होंगे और अशुभ है तो क्या फल होंगे। शुभ चंद्र आप समझ सकते हैं, वह चंद्र जो कि पूर्णिमा के आसपास के दिनों में होता है वह शुभ चंद्र कहलाता है, और वह चंद्र जो अमावस्या के आसपास के दिनों में होता है, यानी सूर्य के जितना निकट चंद्र चला जाता है उतना ही उसकी अशुभता बढ़ जाती है। तो यहां अशुभ चंद्र या क्षीण चंद्र की बात भी कर सकते हैं आप, हम उसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुभ चंद्र को समझ लेते हैं। तो यदि शुभ चंद्र स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 में हो, 2 यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, अगर इन राशियों में चंद्र स्थित होता है तो जातक की यह राशि होती है, यह स्थिर राशि है, यानी कि यहां चंद्र को हम मजबूत स्थिति में कह सकते हैं। इन राशियों में चंद्र मजबूत स्थिति में होगा, और चूंकि स्थिर राशियां हैं तो यहां जातक के मन में भी स्थिरता होगी। तो हम यहां प्रेम को 1 नंबर दे सकते हैं यदि चंद्र इन राशियों में है तो। यह शुभ चंद्र की बात हो रही है। और यदि चंद्र अशुभ है और इन्हीं राशियों में है तब हम थोड़ा सा फलित को कम करेंगे, यानी कि स्थिरता को भी थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि यहां चंद्र के विचलित होने की संभावनाएं हैं, तो मन के विचलित होने की संभावनाएं भी होंगी। तत्पश्चात हम देखेंगे चर राशि, यानी 1, 4, 7 और 10, मेष, कर्क, तुला और मकर। हम यहां पर चंद्र की स्थिति को यदि देखते हैं तो चंद्र चर राशि में है, और चर राशि का मतलब होता है चलायमान। जब हम चलायमान राशि की बात करते हैं, चर राशि की बात करते हैं, तो यहां चंद्र स्थित होने से, शुभ चंद्र स्थित होने से व्यक्ति के जीवन में एक अस्थिरता देखी जा सकती है। अस्थिरता का सीधा सीधा मतलब है कि वह हो सकता है कि प्यार के मामले में बहुत गंभीर ना हो। तत्पश्चात अशुभ चंद्र की बात करें तो हम इसको और थोड़ा सा बुरा लेके जा सकते हैं। यदि इन राशियों में अशुभ चंद्र हो तो वह, यानी सूर्य कहीं आसपास हो, तो उस स्थिति में चंद्र विचलित होगा, और जो उसकी हम पहले ही कह रहे हैं कि गंभीरता कम होगी, वह गंभीरता और कम हो जाएगी।
तो प्रेम भी होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तत्पश्चात हम बात करते हैं द्विस्वभाव राशि की। द्विस्वभाव राशि यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो यह द्विस्वभाव राशियां हैं और द्विस्वभाव राशि का मतलब ही द्विस्वभाव होता है। यहां यदि जातक का चंद्र है तो वह जातक को अनिर्णायक स्थिति में खड़ा कर देता है। उसको यह समझ में ही नहीं आता है कि प्रेम हुआ है या नहीं हुआ है, तो हुआ है तो क्या करना है, करूं कि ना करूं। तो ऐसे जातक कई बार प्रेम से पीछे हट जाते हैं। जैसे हमने चर राशियों की बात की, चर राशियों में यह बात भी आती है, यानी कि हम मेष, कर्क, तुला और मकर की बात करेंगे तो यहां यह बात भी आती है कि जातक अक्सर अपने परिवार या मित्रों के बातों में आकर प्रेम संबंधों को छोड़ भी सकता है। तो यहां तो हम चंद्र की बात हो गई, चंद्र की मजबूती की बात। अब हम चंद्र की स्थिति को देखेंगे, चंद्र स्थित कहां है, मतलब किस भाव में स्थित है। तो चंद्र की मजबूती समझ में आएगी, और चंद्र की मजबूती समझ में आएगी तो मन की मजबूती भी समझ में आएगी। अगर चंद्र त्रिकोण भावों में स्थित हो तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, और यदि केंद्र भाव में स्थित हो तो थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी स्थिति बुरी नहीं है, स्थिति बहुत अच्छी होगी। यहां चंद्र यानी कि मन मजबूत है तो हम प्रेम की बात कर सकते हैं। तो त्रिकोण भाव मतलब 1, 5 और 9, और जब हम केंद्र की बात करेंगे 1, 4, 7, 10, तो यह केंद्र के भाव हुए। लेकिन यहां हम चंद्र को चतुर्थ भाव में होने पर मजबूत नहीं कहेंगे, बल्कि हम प्रेम में समस्याओं की बात करेंगे। तो इसलिए हम केंद्र में से चतुर्थ भाव को अलग कर देते हैं, हम यहां चतुर्थ भाव की बात ही नहीं करेंगे। तो यहां चंद्र मजबूत स्थिति में जो होगा वह 1, 5, 7, 9, 10 इन सब भावों में मजबूत कहलाएगा। मजबूत होगा यानी मन मजबूत होगा, मन मजबूत होगा यानी कि हम जातक के जीवन में प्रेम की बात कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ प्रेम की बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको शुक्र की स्थिति देखनी होगी, क्योंकि इसका दूसरा जो ग्रह है जो कि प्रेम का कारक होता है, भावनाओं का कारक होता है। जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो यह जातक के जीवन में कामनाओं का कारक भी होता है, और कामना प्रेम की है तो शुक्र का होना भी आवश्यक है। तो हम शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र को भी हम इन्हीं सब पैरामीटर्स में डालकर देखेंगे कि शुक्र मजबूत है या नहीं। अब शुक्र यदि त्रिकोण में हो या केंद्र में हो, चतुर्थ को हम फिर छोड़ देंगे, तो उसे हम मजबूत मानेंगे। तो यह हो गई शुक्र की बात। तत्पश्चात हम देखेंगे लग्न। हम जातक के जीवन में कोई भी बात देखनी हो, किसी भी बात का निर्णय लेना हो, किसी भी प्रकार का फलित करना हो, लग्न को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर काम में हम लग्न को प्रथम दृष्टया देखेंगे, और लग्न के साथ साथ जब हम किसी भी भाव की बात करते हैं तो भाव के साथ साथ उस भाव का भावेश और कारक, इनकी स्थिति को भी देखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो यहां हम लग्न को देखेंगे। लग्न में हम लग्नेश की स्थिति को देखेंगे तो लग्नेश मजबूत होना चाहिए। फिर हम भाव की स्थिति को देखेंगे, यानी कि लग्न, तो लग्न मजबूत होना चाहिए, यानी यहां कोई शुभ ग्रह हो। यह जो पैरामीटर है सभी बातों के साथ लागू होगा। जैसे हमने चंद्र की बात की तो चंद्र में हमको यह भी देखना है कि चंद्र की युति शुभ ग्रहों के साथ हो। अशुभ ग्रहों के साथ युति होगी तो क्या फल होंगे वह भी हम आपको बताएंगे। चंद्र की युति शुभ ग्रहों के साथ हो तो फल अच्छे प्राप्त होंगे। चंद्र शुभ कर्तरी में हो, शुभ कर्तरी का सीधा सीधा मतलब है, अगर मान लीजिए कि यहां चंद्र है तृतीय भाव में, हालांकि तृतीय भाव में चंद्र को हम थोड़ा सा कमजोर कहेंगे, लेकिन तृतीय भाव में चंद्र है, लेकिन शुभ कर्तरी में है। तो शुभ कर्तरी यानी कि यहां द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह हो। तो शुभ ग्रह में हम जब कर्तरी की बात करेंगे तो हम जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं उन सभी की बात करेंगे, यानी बुध यहां अकेला हो। जाहिर सी बात है, बुध सूर्य के साथ होता है, शुक्र के साथ होता है, आसपास ही होते हैं। बुध यहां अकेला हो
या शुक्र हो या गुरु हो, और दूसरे भाव में भी इसी प्रकार का कोई शुभ ग्रह हो, यानी बुध, गुरु और शुक्र अकेले हों। शुक्र और गुरु की बात अकेले होने की नहीं होगी, बुध की बात होगी। तो बुध अकेला हो तो हम इन तीनों को नैसर्गिक शुभ ग्रहों में लेंगे। तो जब चंद्र शुभ कर्तरी में हो, इसी प्रकार जब हम शुक्र को देख रहे हैं तो शुक्र शुभ कर्तरी में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, मजबूत माना जाएगा। अब हमने जब लग्न की बात की तो लग्न शुभ कर्तरी में हो, यानी कि यहां और यहां शुभ ग्रह हो, तो लग्न मजबूत हुआ। लग्न के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तब लग्न मजबूत हुआ। जब हम लग्नेश की बात की तो लग्नेश के लिए भी हम यही देखेंगे, त्रिकोण में हो, केंद्र में हो। उसके लिए हम चतुर्थ भाव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहां सिर्फ लग्न की मजबूती देख रहे हैं। लग्न यानी कि व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। अच्छा व्यक्तित्व होगा तभी तो वो प्रेम करेगा, केवल मन से प्रेम नहीं हो पाएगा ना। तो उसके व्यक्तित्व को भी समझना है। तो लग्न यदि अच्छी स्थिति में होगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा। उसके बाद हम कारक की बात करेंगे। तो लग्न का स्थिर कारक है सूर्य, तो सूर्य की स्थिति को देखना आवश्यक है। यहां हम सूर्य की युति की बात नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, अभी हम सूर्य की स्थिति की बात कर रहे हैं। सूर्य भी अच्छी स्थिति में हो, यानी कि त्रिकोण भावों में हम बात कर सकते हैं। पंचम में सूर्य क्या कष्ट देगा वो हम आपको बता देंगे, लेकिन नवम में सूर्य अच्छा है। केंद्र में किसी भी भाव में सूर्य हो अच्छा है। कम से कम प्रेम की जब बात हो रही है तब हम इसको इस स्थिति में भी देख सकते हैं, कारक है। उसके बाद हम आते हैं पंचम भाव पर। अब प्रेम की जब बात हो रही है और पंचम भाव से बात ना हो, यह तो संभव ही नहीं है। पंचम से हम स्त्री और पुरुष के मध्य जो आकर्षण होता है उसकी बात करते हैं, और साथ ही साथ पंचम से हम विवाह पूर्व जो संस्कार होते हैं, यानी कि हम सगाई की बात कर सकते हैं, रोके की बात कर सकते हैं, तो यह सब संस्कार भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो पंचम भाव से प्रेम की बात भी होती है, क्योंकि प्रेम भी विवाह पूर्व एक संस्कार है। और वो संस्कार अच्छे हैं या बुरे हैं यह हम आगे समझेंगे। तो हम पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव पंचमेश और इस भाव का कारक, तो इस भाव का स्थिर कारक गुरु है। हम गुरु की स्थिति को देखेंगे। कुंडली में अच्छे घरों में हो, उच्च का हो, उच्च के बाद में केंद्र त्रिकोण में हो। केंद्र त्रिकोण के बाद में हम बात करेंगे तो हम जिन भावों को जिस दृष्टि से देखते हैं कि किस प्रकार उनके बल कम होते जाते हैं, वह यहां थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं। यदि कोई ग्रह त्रिकोण में है तो वह सबसे ज्यादा बली स्थिति में है। यह उच्च के बाद की बात है। सबसे पहले तो अपने उच्च राशि में हो, तत्पश्चात त्रिकोण में बली होगा, तत्पश्चात केंद्र में बली होगा। बात बल की हो रही है, अभी हम चतुर्थ भाव की बात नहीं कर रहे हैं। केंद्र में वह बली होगा। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो हम 3, 6 और 11 की बात करेंगे। प्रेम के मामले में हम 2 को थोड़ा सा अलग रखते हैं और 7 को हम बाद में समझेंगे। जब हम 3, 6, 11 की बात करेंगे तो यहां अशुभ चंद्र भी अच्छे फल देता है। तो यहां इसको इस स्थिति में समझना है कि यहां पर अगर कोई ग्रह है तो वह केंद्र और त्रिकोण, या यूं कह लीजिए त्रिकोण और केंद्र के बाद जो स्थिति होती है उस स्थिति में होता है। लेकिन किसी भी ग्रह का या किसी भी भावेश का, चाहे वो लग्नेश हो या पंचमेश हो, अष्टम और 12वें जाना अच्छा नहीं माना जाता। इन भावों में जाने से क्या फल होंगे वह भी हम आगे वाली चर्चाओं में बात करेंगे। तो यहां हम पंचम की बात कर रहे हैं, तो पंचम से हम प्रेम की बात करते हैं। तो पंचम को देखना है, पंचम के भावेश यानी कि पंचमेश को देखना है और कारक को देखना है। तो इन तीनों की बल की स्थिति भी देखनी है। यानी पंचम भाव बली हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ कर्तरी में हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि पंचमेश बली हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ कर्तरी में हो। जहां भी बैठा है, शुभ कर्तरी में बैठे होने से कई बार वह
जो अशुभ भाव कहलाते हैं हमारे 3, 6, 11, इनमें बैठे होने के बावजूद भी अच्छे फल प्रदान करता है अगर शुभ कर्तरी में है, कोई भी ग्रह हो। और 11 में तो सभी भावेशों की बढ़ोतरी हो जाती है, तो हम यहाँ 11 की बात तो समझ ही सकते हैं। अब पंचम के साथ साथ हम 11वें को देखेंगे, क्योंकि हम प्रेम किससे कर रहे हैं। हम प्रेम की जब बात करते हैं तो विवाह की बात करते हैं, यानी पार्टनर की बात करते हैं, तो सप्तम भाव को देखते हैं। तो यह हमारा पंचम है, और यहां से 1, 2, 3, 4, 5, यह पार्टनर का पंचम है। तो पंचम और पंचम के संबंध को देखना आवश्यक है। अगर पंचमेश 11वें भाव में चला जाए, या 11वें भाव का स्वामी एकादशेश पंचम में आ जाए, तब भी बहुत अच्छी स्थिति है। और यदि इन दोनों का आपस में संबंध, युति, दृष्टि बनती हो, तब भी प्रेम के लिए यह अच्छे योग हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जातक को प्रेम होगा, और एक सफल प्रेम की हम बात कर सकते हैं। अब यहां यह भी समझ ले, पंचमेश यदि लग्न में हो तो जातक को हम एक कट्टर प्रेमी कह सकते हैं, यानी प्रेम के अंदर कुछ भी कर गुजरने वाला जातक हो सकता है। यहां आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण करके बाकी जितनी भी बातें हैं उन सबको भी समझना आवश्यक है। केवल इतने से ही नहीं होगा, केवल चंद्र से कुछ नहीं होगा, केवल शुक्र से कुछ नहीं होगा, केवल पंचम से कुछ नहीं होगा, और केवल 11वें से भी कुछ नहीं होगा। तो यहां इन सबको भी जब एक साथ मिलाएंगे और इनके योग संयोग आपस में हम देखेंगे, तो हम एक सफल प्रेम की बात कर सकते हैं। चंद्र अच्छा है, प्रेम हो सकता है। अब यदि चंद्र और शुक्र एक साथ बैठ जाएं और उनका संबंध पंचम से या 11वें से बनता हो, तो प्रेम 100% होगा, और एक सफल प्रेम की हम बात कर सकते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में हम उस प्रेम में असफलता की बात करेंगे, वह हम आपको आगे समझाते रहेंगे। अभी आप इतने को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करते हैं, यदि पंचम का संबंध चंद्र शुक्र से हो जाए तो प्रेम होगा। चंद्र और शुक्र की स्थिति हमने बता दिया कि वह सब शर्तें भी लागू हैं। चंद्र अच्छी स्थिति में, शुक्र अच्छी स्थिति में, संबंध पंचम से या पंचमेश से हो जाए, तो हम एक सफल प्रेम की बात कर सकते हैं। यानी जातक के जीवन प्रेम होगा और वह सफल होगा। और पंचमेश यदि चौथे भाव में चला जाए, छठे भाव में चला जाए, यहां पंचमेश की बात हो रही है। पंचमेश साथ साथ हम शुक्र की बात भी करेंगे कि पंचमेश और शुक्र इन दोनों में से कोई भी या दोनों चौथे भाव में हो, छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो हम प्रेम में धोखा या असफलता की बात करते हैं। अब यदि शुक्र की युति कुंडली में कहीं भी गुरु के साथ हो जाए, इन 4 भावों को छोड़ के, तो जो प्रेम होगा उसमें वासना की कमी रहेगी। मतलब वहां प्रेम वासना के चलते नहीं हो। गुरु से दृष्ट भी हो जाए तब भी हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। और यदि चंद्र के साथ मंगल हो जाए या शुक्र के साथ मंगल हो जाए, तो हम प्रेम में वासना की बात भी करेंगे और प्रेम में मतभेदों की बात भी हम कर सकते हैं। लेकिन यह मतभेद बड़े नहीं होंगे, यह छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। सुबह लड़े और शाम तक मतभेद खत्म। अगर हम अशुभ ग्रहों के साथ में इनकी युतियों की बात करें, तो जब हम सूर्य के साथ युति की बात करेंगे, तो सूर्य के साथ चंद्र या शुक्र युति करते हों और उनका संबंध पंचम से बनता हो, तो जातक के जीवन में प्रेम से अलगाव हो सकता है, क्योंकि सूर्य एक अलगावकारी ग्रह है। शुक्र अक्सर सूर्य के साथ होता है, लेकिन वहां कुछ परिस्थितियां और भी देखनी पड़ती। लेकिन चंद्र यदि सूर्य के साथ हो जाए, तो सबसे पहली बात तो या तो अस्त हो जाएगा। अगर अस्त नहीं होगा तो कम से कम अशुभ चंद्र तो होगा ही होगा। तो यहां पहली शर्त भी कहीं ना कहीं खारिज होती दिखाई देती है। फिर सूर्य का वहां उसके साथ होना कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति लाता है, क्योंकि सूर्य एक अलगावकारी ग्रह है। यह जातक के जीवन में अलगाव ला सकता है। तो यहां प्रेम के हम टूटने की बात कर सकते हैं। और यदि शनि से चंद्र की युति हो जाए, तो पहले तो आप इस बात को समझ लें कि शनि और चंद्र की युति को हम विष योग कहते हैं।
अब अन्य किसी बात में हम विष योग उसको समझें या ना समझें, लेकिन यहां हम इसको कम से कम शक्की होना तो कह ही सकते हैं कि जातक अपने जीवन में प्रेम संबंध के मामले में शक्की मिजाज हो सकता है, संशय की स्थिति में हो सकता है। और शनि भी एक अलगावकारी ग्रह है, तो अंततः जातक का प्रेम टूट सकता है। अब अन्य अगर हम अशुभ ग्रहों की बात करें, राहु और केतु की, तो राहु और केतु यहां अलगावकारी होने की अपेक्षा जातक का जो प्रेम है वह विजातीय प्रेम करते हैं, यानी कि जातक का प्रेम किसी अन्य जाति के युवक या युवती से हो सकता है। यह राहु और केतु का काम होता है। अब राहु और केतु ने यदि इस प्रकार की स्थितियां बना दी तो जातक विजातीय प्रेम करेगा। और कई बार अगर राहु और केतु भी पीड़ा के साथ हो और इनके साथ युति बनाने के साथ साथ कुछ और भी अलगावकारी ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हों, तो हम यहां पर जातक के प्रेम के टूटने की बात कर सकते हैं। तो यह हमने केवल एक भूमिका आप लोगों के समक्ष रखी है, जहां हमको चंद्र को देखना है, शुक्र को देखना है, लग्न को देखना है, लग्नेश को देखना है, पंचम को देखना है, पंचमेश को देखना है और इन सभी के कारकों को भी देखना है। जब यह सब शुभ स्थिति में होंगे तो हम प्रेम की बात करेंगे, और जब इनमें से जितने भी पॉइंट हमने लिए हैं उनमें से कितने प्रतिशत शुभ और कितने प्रतिशत अशुभ है, यह देखते हुए हम यह फलित करेंगे कि प्रेम होगा कि नहीं होगा, होगा तो सफल होगा कि नहीं होगा, और सफल होगा तो प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। इसको समझने के लिए हम कुछ और योगों को समझेंगे। उसके लिए हम अगले वीडियो में आपके समक्ष विषय को रखेंगे, और जो योग बनते हैं प्रेम विवाह के, लिव इन रिलेशनशिप के, अवैध संबंधों के, यानी अगर प्रेम विवाह से पूर्व हुआ तो अवैध संबंधों में भी हो सकता है और प्रेम भी हो सकता है, लेकिन विवाह उपरांत अगर किसी से प्रेम होता है तो वह अवैध संबंधों में ही गिनती की जाती है। तो इन सब बातों को जानने के लिए हम अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष सारी बातें रखेंगे, और इनसे जो जुड़े हुए योग हैं वह भी रखेंगे, क्योंकि आज हमारा पहला पाठ है तो हम यहां भूमिका को आपके समक्ष रख रहे हैं। इस भूमिका से जुड़े हुए बाकी पहलू आप अगले वीडियोस में देखेंगे। तो वैवाहिकी के अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभम